आज देखते हैं कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार और इसमें अंकोर वाटिका मंदिर 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कंबोज राज्य की राजधानी में अंकोर वाटिका मंदिर बनाया गया। यह मंदिर विष्णु को समर्पित है। ऊंचे चबूतरे पर स्थित इस मंदिर में 3 खंड हैं, जिनमें प्रत्येक में सुंदर मूर्तियां हैं और प्रत्येक खंड से ऊपर के खंड तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं। प्रत्येक खंड में 8 गुंबद हैं, जिनमें से प्रत्येक 180 फीट ऊंचा है। वास्तुकला के आश्चर्य, इस देवालय के चारों ओर एक गहरी खाई है, जिसकी लंबाई 2.5 मील और चौड़ाई 650 फीट है। खाई पर पश्चिम की ओर एक पत्थर का पुल है। भारत के संपर्क के बाद दक्षिणी पूर्वी एशिया में वास्तुकला तथा स्थापत्य कला का जो विकास हुआ, उसका यह मंदिर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी दीवारों पर रामायण और महाभारत के चित्र उत्कीर्ण हैं। इसमें सबसे बड़ा चित्र समुद्र मंथन का है। अंकोर वाटिका मंदिर के अलावा कंबोडिया के योशोधरपुर वर्तमान अंकोर में एक और भव्य मंदिर है, बाफुआन। इसकी दीवारों पर भी महाकाव्यों के चित्र खुदे हुए हैं, जैसे राम रावण का युद्ध, कैलाश पर्वत पर अधिष्ठित शिव पार्वती की मूर्तियों के साथ कामदेव की भस्म होने के दृश्य आदि। इसके अलावा राजेंद्र वर्मन की एक विशाल अभिलेख में शिव की वंदना की गई है। यहाँ के बयोन मंदिर के शिखर में भी भारतीय मंदिरों के शिखरों की झलक दिखाई देती है। इस मंदिर एवं एलोरा के कैलाश मंदिर की मूर्ति कला अनेक विषय और दृश्यों में सम्यता है। प्राचीन कंबोज के ब्राह्मण का सबसे ऊंचा पद नियुक्त किया जाता था। राजाओं ने संस्कृति में अपनी उपाधियां खुदवाई। शासन को सारा कार्य हिंदू नियमों और ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार चलाया जाता था। मंदिरों के साथ ज्ञान केंद्र के रूप में आश्रम खोले गए। तारमपुर, विक्रमपुर, ध्रुवपुर आदि नगरों के नाम संस्कृत में रखे गए। आज तक कंबोडिया में महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, आषाढ़ आदि चलते हैं, जो भारतीय नामों से अपभ्रंश हैं। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में कंबोडिया पर गहरी छाप छोड़ी है। इंडोनेशिया गणराज्य में हजारों द्वीप शामिल हैं। इनमें बोर्निया, सुमात्रा भौगोलिक रूप से विशाल द्वीप हैं, लेकिन ऐतिहासिक सांस्कृतिक रूप से भारत के लिए जावा, सुमात्रा, बाली के विशेषता का महत्व है। भारतीय संस्कृति को सुमात्रा में प्रवेश भारतीय व्यापार के जरिए मौर्योत्तर काल में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन प्रभावी संपर्क 4वीं शताब्दी में गुप्त काल में कायम हुआ। 4वीं शताब्दी में इसके क्षेत्र में फैलकर पैलवंग राज्य की स्थापना हुई। एक हिंदू राजा था, जिसे आगे चलकर श्री विजय राज्य कहा गया। इसकी राजधानी भोज थी। 7वीं सदी में श्री विजय या श्री भोज वैभव के शिखर पर था। 671 ईस्वी में चीनी यात्री इत्संग श्री भोज होते हुए भारत आया। इत्संग का ये कहना था कि पैलवंग या श्री विजय के शैलेंद्र वंश के शासक मूलतः भारतीय थे और शैलेंद्र वंश के शासकों का ही जावा, सुमात्रा
मलया और कंबोज द्वीपों पर कब्जा था। ये सत्ता के 12वीं सदी तक प्रभावी रहे। धार्मिक वास्तुकला क्षेत्र में इंडोनेशिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर पिरबम जावा द्वीप में है। जावा द्वीप में स्थित है। ये मंदिर 9वीं शताब्दी में बनवाया गया। इसके मध्य में सबसे बड़ा मंदिर शिव मंदिर है। इसके दोनों ओर ब्रह्मा और विष्णु के मंदिर हैं। इस प्रांगण में छोटे छोटे 240 मंदिरों की पंक्तियां हैं। यह मंदिर वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप से अधिक संख्या में पांडुलिपियां मिली हैं। यह प्राण ताड़पत्रों पर जावा के प्राचीन लिपि काबी में लिखी गई है। काबी लिपि के आधार पर ब्राह्मी लिपि ही है। इन ग्रंथों में प्राय संस्कृत में श्लोक तथा काबी लिपि में टीकाएं लिखी हैं। शैव धर्म तथा दर्शन के ग्रंथों में भवन को सबसे बड़ा और सबसे पुराना ग्रंथ है। फैहान ने अपने यात्रा क्रम में जावा के हिंदुओं का ठोस गढ़ कहा है। आगे गुणवर्मन नामक एक भारतीय बौद्ध मतावलंबी ने 5वीं 6वीं सदी में मूल बौद्ध धर्म और महायान दोनों पक्षों में प्रचार करते हुए बौद्ध धर्म को जावा में हिंदू धर्म के समक्ष कर दिया। ये वजह कि शैलेंद्र शासकों ने भारत में भी बौद्ध शिक्षा के केंद्र नालंदा, विक्रमशिला और विश्वविद्यालय आदि विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया। इसके अलावा सबसे विशिष्ट बात यह है कि दुनिया का सबसे विशाल बौद्ध स्तूप भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जावा द्वीप में बोरोबुदुर में है। इसका निर्माण 8वीं 9वीं सदी में हुआ था। ये लगभग 3000 उच्च बच्चों के उभरी हुई नक्काशी और 500 से अधिक बौद्ध प्रतिमाओं से सुसज्जित है। बोरोबुदुर स्तूप जावा इसकी वास्तु शैली पर भारतीय प्रभाव स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। यह स्तूप एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इसमें 9 खंड हैं जो उत्तर एक दूसरे से छोटे बनाए गए हैं। इसकी संरचना पिरामिड नुमा है। शीर्ष खंड पर घंटे की आकृति का एक विशाल स्तूप बनाया गया है। सबसे नीचे की चौकोर खंड की लंबाई 131 गज है। इसमें बुद्ध की अनेक मूर्तियां प्रदक्षिणा पथ मार्ग में शिलापट्टों पर उत्कीर्ण हैं, जिनमें से कुछ ललित विस्तार से ली गई हैं। यह स्तूप जावा और उसके पड़ोस के द्वीपों पर शासन करने वाले भारत के राजाओं की शिल्पीय परिकल्पना की भव्यता का उत्कृष्ट उदाहरण है। 1991 यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल में सूचीबद्ध किया था। इंडोनेशिया के द्वीप बाली में भी भारतीय संस्कृति का एक गहरा प्रभाव पड़ा, जो आज दृष्टिगोचर होता है। बाली द्वीप में संस्कृत के 500 से अधिक सूक्तियां श्लोक इकट्ठे हैं, जो अनेक देवी देवताओं की संतुष्टि में गाए जाते हैं। वर्तमान में ये पूजा में संस्कृति मंत्रों का पाठ किया जाता है। वास्तव में बाली ही एकमात्र प्रदेश है जहाँ हिंदू संस्कृति समृद्ध है और अभी अस्तित्व में है, जबकि बाकी द्वीपों के लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति का विस्तार पर एक नज़र। दक्षिण पूर्व एशिया में प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति ने प्रवेश पाया और भारतीयों ने अपनी सभ्यता, संस्कृति व धर्म से यहाँ के लोगों को
प्रभावित किया। भारत ने अपनी संस्कृति प्रचार प्रसार के लिए शक्ति, तलवार या राजनीति का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से समन्वय और आत्मीयता सीकरण की प्रक्रिया द्वारा अपनी वेशभूषा पूर्ण संस्कृति को प्रतिष्ठित किया। भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक प्रभाव जावा, सुमात्रा, बाली, कंबोज, चंपा, वुहान और मलाया आदि द्वीपों पर रहा। भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया में संबंधों ने न सिर्फ आर्थिक बल्कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कलात्मक क्षेत्रों में भी ऊंचाई प्राप्त की है। दक्षिण पूर्व एशिया में देशों में भारतीय संस्कृति तथा धर्म का जितना प्रभाव पड़ा, शायद ही संसार के किसी अन्य देश पर पड़ा हो। इन क्षेत्रों से मिले साहित्यिक स्रोतों से यहाँ की भाषा, धर्म, राजनीति, सामाजिक संस्थानों पर भारत का बड़ा गहरा प्रभाव दिखाई देता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसे जाति विभाजन तथा वर्ण व्यवस्था को जानते थे, लेकिन यहाँ ये व्यवस्था भारत के समान कठोर नहीं थी। इन देशों की वर्ण व्यवस्था के भारतीय संस्कृति जैसी ही थी। विवाह की रीति रिवाज भी लगभग एक जैसे थे। आज भी इन देशों में मनोरंजन के साधन के रूप में छाया नाटक, व्यंग्य काफी प्रचलित हैं व लोकप्रिय हैं, जिसमें रामायण महाभारत की कहानियों का मंचन होता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारत की सांस्कृतिक प्रसार का सारा श्रेय धर्म को नहीं जाता। इन क्षेत्रों में पहले व्यापारी आए और उनके साथ में धर्म प्रचारक, विजयकांक्षी भी आते रहे। दक्षिणी पूर्वी एशिया इन क्षेत्रों को दिए गए नाम स्वर्ण भूमि और स्वर्णद्वीप स्वयं सूचित करते हैं कि भारतीय वहां सोने की खोज में गए थे। अतः व्यापार के द्वारा वस्तु का विनिमय तो हुआ ही साथ सांस्कृतिक तत्वों का भी आदान प्रदान हुआ। भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया का यह सांस्कृतिक आदान प्रदान 13वीं शताब्दी तक देखा जा सकता है। इन क्षेत्रों पर मुस्लिम आक्रमण और उसकी विजय के पश्चात भारतीय संस्कृति पर का प्रभाव कम होने लगा है। हिंदू अभी भी इन क्षेत्रों पर भारतीय संस्कृति के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। श्रीलंका किंवदंती, यहाँ महाकाव्य रामायण के अनुसार लंका का राजा रावण था, लेकिन ऐतिहासिक रूप से भारत श्रीलंका का संबंध मौर्य काल में शुरू हुआ और यह आगे भी जारी रहा है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र वर्मन तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। उनके साथ कई विद्वान भी गए। उस समय श्रीलंका में देवानामप्रिय का शासन था। भारत से जो लोग गए उन्होंने मौखिक रूप से ही बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार किया। आगे चलकर श्रीलंका धर्म बौद्ध धर्म का एक सशक्त केंद्र बना। लंका के लोग पाली भाषा का प्रयोग साहित्यिक भाषा के रूप में करने लगे। बौद्ध धर्म की दक्षिणी अनुश्रुति सिंहली साहित्य को माना जाता है। श्रीलंका में रचित दीपवंश और महावंश बौद्ध धर्म के व्याख्यात स्रोत हैं। बौद्ध धर्म के साथ साथ भारतीय कला भी श्रीलंका पहुंची। श्रीलंका की चित्रकला का सबसे सुंदर निदर्शन शिवगिरिया नामक गुफा बिहार में मिलता है। इसकी भित्तियों पर बनाए गए चित्रों का आकार प्रकार भारत की अमरावती की कला शैली में है। 9वीं शताब्दी में चोल काल में उभार के कारण उत्तरी श्रीलंका में हिंदू धर्म, संस्कृति, तमिल भाषा का प्रचार हुआ, जबकि दक्षिण में सिंहली भाषा और बौद्ध धर्म की ही प्रधानता रही। कालांतर में भाषागत संस्कृत वर्चस्व
के लिए श्रीलंका में जो गृह युद्ध छिड़ा उसके ऐतिहासिक कारण यही रहे हैं। मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति। मध्य एशिया तिब्बत, भारत, अफगानिस्तान, चीन, रूस और मंगोलिया से घिरा हुआ क्षेत्र है। चीन से आने जाने वाले व्यापारियों को बहुत कठिनाई के बावजूद इस क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता था। मध्य एशिया देशों को जोड़ते हुए जो मार्ग चीनियों ने बनाया वो आगे चलकर रेशम मार्ग, सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे इस नाम से इसलिए जाना जाने लगा क्योंकि इसी मार्ग के जरिए चीन से रेशम का व्यापार किया जाता था। रेशम मार्ग पूर्व पश्चिम के बीच आर्थिक व सांस्कृतिक आदान प्रदान के सेतु के नाम विश्व विख्यात हैं। रेशम मार्ग के कारण भारतीय संस्कृति का प्रभाव भी मध्य एशिया में दृढ़ता से अनुभव किया गया। भारत और मध्य एशिया के देशों के बीच जो सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, सभी देशों में उसका प्रमाण प्राचीन स्तूपों, मंदिरों, मठों, मूर्तियों और चित्रों से प्राप्त होता है। रेशम मार्ग पर कई स्थान हैं जहां भिक्षु और धर्माचारी, व्यापारी और तीर्थयात्री सभी यात्रा के बीच में रुका करते थे। ये आगे चलकर बौद्ध शिक्षा के महत्व केंद्र बने। दक्षिणी रेशम मार्ग में यारकंद, खैतान, मीरान, कूची ऐसे ही विश्राम स्थल थे जहां भारतीय संस्कृति की छाप पड़ी है। अफगानिस्तान के बामियान, कंधार आदि स्थानों पर भी भारतीय संस्कृति का उत्कृष्ट नमूने मिले। ये स्थल में रेशम मार्ग पर ही पड़ते हैं। अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म 7वीं सदी तक जमा रहा। कालांतर में इस्लाम धर्म ने इसे अपदस्थ कर दिया। रेशम मार्ग के अतिरिक्त जैड नामक बहुमूल्य पत्थर, घोड़े तथा महत्वपूर्ण वस्तुओं का व्यापार भी होता था, परंतु इस मार्ग पर होकर जाने वाला सबसे अधिक प्रभावशाली तत्व था बौद्ध धर्म। इस व्यापार मार्ग से धर्म और दर्शन का, आस्था और विश्वास का, भाषा और साहित्य का तथा कला और संस्कृति का प्रसार हुआ। अफगानिस्तान के साथ साथ खौतान राज्य में भी भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रसार हुआ। खौतान दक्षिणी रेशम मार्ग पर स्थित एक पड़ाव स्थल था। यह चीन के हान राजवंश के अंतर्गत आता था, लेकिन यह एक स्वयंभूत राज्य था। बौद्ध संस्कृति का विकास खौतान में हुआ। भारत के साथ इसके संबंधों का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है। खौतान से प्राप्त पहली शताब्दी के सिक्कों पर एक ओर चीनी भाषा में तो दूसरी ओर प्राकृतिक भाषा और खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है। यहाँ रेत के अंदर दबे हुए मठों की खुदाई करने पर बड़ी संख्या में संस्कृत में बौद्ध धर्म के दर्शन पांडुलिपियां मिली हैं। पूर्वी एशिया देशों में भारतीय संस्कृति। भारत के पूर्वी एशिया ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। इनमें शामिल चीन, कोरिया, जापान आदि देशों में भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। चीन। भारत और चीन के आपसी संपर्क 2री शताब्दी में आरंभ हुए। भारतीय संस्कृति में सर्वप्रथम 2 भारतीय आचार्य धर्मरक्षित और कश्यप मतंग के माध्यम से चीन में प्रवेश किया, जो चीनी सम्राट मिंग ती के निमंत्रण पर
1967 में चीन गए थे। इसके पश्चात चीन और भारत के बीच विद्वानों का आना जाना निरंतर निर्बाध गति से चलता रहा। जो भी चीनी यात्री ज्ञान की खोज में भारत आए, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत और भारतीय संस्कृति की इतनी विस्तार से चर्चा की है कि वृत्तांत ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया।